Good evening, students. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी, आज मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अ, आज आपकी क्लास काफ़ी लेट हो गई। एक्चुअली आज हम थोड़ा मीटिंग में गए थे, तो जिसकी वजह से हम लेट हो गए। अभी बस जस्ट मैं 200 किलोमीटर की जर्नी करके वापस आया हूँ मैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम ज़्यादा ना पढ़ाएं। हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ चुके हैं। अब उसका जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगला चैप्टर है, टॉपिक है, दैट इज इंक्लूडिंग बिगेम मेथड। तो बिगेम मेथड हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है और इसका स्टेप्स क्या होते हैं, ये कब किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। अब बाकी रहा इसका न्यूमेरिकल, तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, हम इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है और इसके जो इसमें मेन चीज वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो हमें मेन चीज पढ़ना है। तो वी विल ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट। हमने जो सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, तो सॉल्विंग द बिगेम मेथड बिल्कुल डिक्टो सेम है एज ए सिंप्लेक्स मेथड। बस इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो डिफर करते हैं हमारे सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक, तो अब वो वेरिएबल कौन कौन से हैं और हम कैसे उनको ऐड करेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उनमें क्या क्या आएगा। तो जैसे हमने एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स देखे थे, ऐसे ही हम इसमें भी कुछ स्टेप्स देखेंगे जो कि हमें इसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक, नाउ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। In this section, a generalized version of the simplex method that will solve both maximization and minimization problems with any combination of less than equal to, greater than equal to constants will be presented. अब बिगेम मेथड, अगर हमारे पास ये नीचे दी हुई कोई भी कंडीशंस हैं, तो उनमें से हम इसको लगाएंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम बिगेम मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये वाला सिंबल होगा लेस देन इक्वल टू, तो इसमें तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो फिर हम इसको कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर ये चीज देखेंगे। कैसे, अगर आपके पास ये इस तरह की कंडीशन दी हुई है लेस देन इक्वल टू, और अगर यहाँ पर कभी माइनस साइन दिया हो। ठीक, इसका आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, और इसको the Brigham method of handling instance with artificial variables is the common sense approach. Essentially, the notion is to make the artificial variables through their coefficient in the objective function so costly or unprofitable that any feasible solution to the real problem would be preferred unless the original instance possessed no feasible solution at all. जब हम इसकी स्टेप्स बता रहे थे, तो हमने कुछ वेरिएबल्स बताए थे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेट अस सी दी। Artificial variables are temporary slack variable which are used for purpose of calculation and are removed later. याद रखिए, जो हमारे पास कैलकुलेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो बाद में हम रिमूव कर देते हैं, ये आपके सामने लिखा है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी और ये मैंने आपको उसमें शेयर भी किया हुआ था। ठीक, तो इसमें जैसे हमारे पास ये A1, A2, A3 ये आर्टिफिशियल वेरिएबल दिए हुए हैं, तो जब हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम इनको बाद में रिमूव भी कर देंगे। हम इसका केवल सॉल्यूशन पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट नाउ, but this means that we need to assign in the objective function coefficient to the artificial variables that are either very small in the case of maximization or very large in the case of minimization.
whatever this value, let us call it big M। अभी बिग एम मेथड क्यों कहलाता है? जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उसको एक कॉफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। हम एक कॉफिशिएंट के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को असाइन करते हैं, और जो हम ये आर्टिफिशियल वेरिएबल असाइन करते हैं उसको जो कॉफिशिएंट का वैल्यू देते हैं वो वैल्यू आइदर इट विल बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, या तो बहुत छोटी होगी या तो बहुत बड़ी होगी। इसी वजह से चूंकि या अब यहाँ पर स्मॉल और लार्ज में से इसीलिए इसको हम बिग एम मेथड कहते हैं। सॉरी। और ये जो हम m लगा रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें हम m लगाते हैं, मतलब कि कॉफिशिएंट को हम m से डिनोट करेंगे। ठीक, तो चूंकि इसका जो अमाउंट है आइदर लार्ज और स्मॉल एंड द कॉफिशिएंट दैट इज m, so this is called big M method. Now in fact this notion is an old trick in optimization in general। एक्चुअली में क्या है कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन की पुरानी टेक्निक है। we simply associate a penalty value with variables that we do not want to be part of an ultimate solution। होता क्या है कि हम जो है एक पेनाल्टी लगा देते हैं, हम इसको चाहते नहीं है एक्चुअली। जब तक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करते हैं, जब ये अनअवॉइडेबल होता है तो हम इसमें एक पेनाल्टी लगा देते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल को जैसे हम वो m बोल रहे हैं जिसको हम, तो हम उसमें एक अल्टीमेट जो है उसका पार्ट हम उसको चाहते नहीं कि हमारे इसको लगाया जाए, लेकिन हमें वो लगाना पड़ता है। ठीक, तो हम इसको लगा देते हैं एज ए पेनल्टी के तौर पर। नाउ indeed the penalty is so costly that unless any of the respective variables inclusion is warranted algorithmically, such variables will never be part of any feasible solution। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इस तरह से पेनल्टी लगाते हैं तो हम कभी भी ये सोच के नहीं चलते हैं कि हमारा जो फीजिबल सोल्यूशन है उसमें इस तरह का हम लगाएं। जो हम एल्गोरिथमी है तो हम उसमें एल्गोरिथम जनरली की प्रोसेस होती है उसकी जनरल फॉर्म, हम कभी नहीं चाहते कि हम इस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालें। दैट्स व्हाई आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल आफ्टर कंप्लीटिंग आवर पर्पज वी विल रिमूव ऑल दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। मतलब कि जब हम इसको जब इंट्रोड्यूस कर देंगे और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा, कैलकुलेशन हम अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो हम इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। नाउ हियर वी असाइन ए लार्ज अनडिजायरेबल unacceptable penalty coefficient to the artificial variables from the objective function point of view. If the objective function z is to be minimized, then a very large positive price penalty, that is m, is assigned to each artificial variable, and if z is to be minimized, then a very large negative price। अब मैं सीधा इसको एक एग्जांपल के जरिए शो कर रहा हूँ। ये रहा। ठीक, देखिए ये हमारे पास एक मिनिमाइज का फंक्शन है। हम इसमें ये z बराबर 600x1 + 500x2 ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट है 2x1 + x2 > 80 and x1 + 2x2 > 60, and the non-negative constants are x1, x2 > 0। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, जो पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है हमने उसमें क्या किया है 2x1 + x2 - s1 + a1। हम अगर आपको पीछे याद हो तो हमने एक टेबल बताई थी कि जब केस ऑफ इस तरह का हो, मतलब > का, तो आपको क्या करना है, सरप्लस वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ऐड कर देना है सब्जेक्टिव कांस्टेंट में। ठीक, तो मैं आपको वो टेबल दिखा रहा हूँ, अगर याद हो तो ये रही वो टेबल। हियर द टेबल इज गिवन। देखिए, लुक एट द पॉइंट बी, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक, तो हमारे पास देखिए सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट, और हमारे पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो हमने यहाँ पर -s1 + a1 इंट्रोड्यूस किया
फर्स्ट सब्जेक्टिव कांस्टेंट में। नाउ इन द सेकंड सब्जेक्टिव कांस्टेंट हमने एक दूसरा सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज -s2 + a2। नाउ all the constants are non-negativity. x1, x2, s1, s2, a1, a2 are greater than equal to 0। अब यहाँ पर जब हम मिनिमाइजेशन का केस है तो जो m लेंगे आइदर बहुत बड़ा होगा और अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो बहुत ही छोटा होगा। लेकिन चाहे जितना भी छोटा हो ये 0 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि निगेटिव नहीं होगा। इस चीज का हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे लिखा we do this by rewriting the constant inequalities as equations by subtracting new surplus and artificial variables and assigning them 0 and plus m coefficient respectively in the objective function as shown below। देखिए हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट में जो हमने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल -s + a। अब यहाँ पर देखिए -s1 + a1 फिर -s2 + a2, but when we will introduce these slack and artificial variables in the objective function they will be inserted like this। कैसे? z = 600x1 + 500x2 plus 0s1 plus 0s2 plus ma1 plus ma2। अब देखिए यहाँ पर -s1 और यहाँ पर -s2 है। अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि +0s1 + 0s2 ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कहें कि हमारे पास कोई चीज है 5 में हमें -2 को ऐड करना है तो हम करते हैं प्लस और इसमें हम ऐड करते हैं -2 को। इस तरह से होता है वो। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक, तो दैट्स लाइक दैट हमने भी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इस तरह से हमने लिखा हुआ। ठीक, अब हमें करना क्या है कि जो हमने ये इंट्रोड्यूस किए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सारा का सारा बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम जरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला डेफिनेशन, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं और वेरिएबल कैसे होते हैं, क्या चीज होते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर ए सिस्टम टेबल टू बी कंसिडर्ड एन इनिशियल सिंपलेस्ट टेबल इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम बिगर में अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? ए वेरिएबल कैन बी सिलेक्टेड एज ए बेसिक वेरिएबल ओनली। कोई भी वेरिएबल को हम बेसिक लेंगे केवल तब if it corresponds to a column in the table that has exactly one non-zero element। मतलब कि अगर हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं और हमें उसको एज ए बेसिक वेरिएबल लेना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें कोई भी एग्जैक्टली एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कि एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। लेट अस सी जरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हमने ये a1 या a2 इन दोनों में से किसी एक को हमने बेसिक वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक, ये a1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है। वही हम यहाँ पर चीज बता रहे थे। देखिएगा चलिए, ए वेरिएबल कैन बी सिलेक्टेड एज ए बेसिक वेरिएबल ओनली इफ इट करस्पॉन्ड्स to a column in the table that has exactly one non-zero element and the non-zero element in the column is not in the same row as the non-zero element in the column of another basic variable। अब अगर
कोई दूसरा बेसिक वेरिएबल लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि हम उसके कॉलम सेलेक्ट करें और उसमें भी आ जाए। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक, अब इसमें अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पर जीरो होता इस 1 की जगह, तो फिर हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। जब हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर ये वाला जीरो है। या अगर हम यहाँ का मान लो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि अगर हम यहाँ का ये ले तो फिर इसके सामने अगर हम ये वाला लेते तो फिर हम इसको नहीं ले पाते। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि जब हम लेंगे तो इस तरह से लेंगे कि जब उसके करस्पॉन्डिंग सेम रो में दूसरा जीरो होना नहीं, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, नाउ the remaining variables are then selected as non-basic variables to be set equal to 0 in determining a basic solution। अब कह रहे हैं कि जब हमने बेसिक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया है तो जो हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल है, जो हमारे पास वेरिएबल बचे हुए हैं, हम उनको नॉन बेसिक वेरिएबल मान लेंगे और हम उनको इक्वल टू 0 करके एक बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसा कि हम सिंप्लेक्स मेथड में भी करते हैं, ग्राफिकल मेथड में जैसे क्या करते थे कि हम एक बार एक्स वाई 0 0 पे वैल्यू निकालते थे, तो वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन होता था कि हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। जो हमारे पास जो कंस्टेंट दिए होते थे तो हम उनको 0,0 पर एक बार देख लेते थे और वो हमारा कहलाता था बेसिक सॉल्यूशन कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं। इसी तरह से जब हम बेसिक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे तो जो हमारे बचे हुए नॉन बेसिक वेरिएबल हैं उनको हम इक्वल टू 0 सेट करके और फिर देखेंगे कि हमारे पास वो बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। आगे, the basic solution find by setting the non basic variables equal to 0 is feasible। जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको 0 सेट करके जो हमने निकाला है बेसिक सॉल्यूशन वो हमारा होगा फीजिबल सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन निकाला है नॉन बेसिक को वो हमारे पास द बेसिक सॉल्यूशन फाउंड बाय सेटिंग द नॉन जीरो वो हमारा फीजिबल सॉल्यूशन के बराबर होगा। मतलब कि जो दूसरा पॉइंट है ना, हमने क्या किया था, जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल थे हमने उनको इक्वल टू 0 सेट करके बेसिक सॉल्यूशन निकाला था। तो हमने जो ये बेसिक सॉल्यूशन निकाला है वो फीजिबल सॉल्यूशन के बराबर होगा। एक तरह से कह दे सकते हैं कि वो हमारे एक फीजिबल सॉल्यूशन में से एक है। ठीक, तो ये हमारे एक्चुअली ये जो है अगर आप देखें तो पीछे जो हमने ग्राफिकल और सिंप्लेक्स किया था उसी का एक स्टेप है, क्योंकि जो बिगेम मेथड है वो भी सिंप्लेक्स का एक स्पेशल काइंड है। सिंप्लेक्स का एक स्पेशल काइंड है जिसको हम बिगेम मेथड बोलते हैं। आगे, की स्टेप्स ऑफ द बिगेम मेथड। अब बिगेम मेथड को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? बिगेम मेथड इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टू द फॉर्म द मॉडिफाइड प्रॉब्लम। हम इसको किस कंडीशन में, मतलब सेलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके या सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके या आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, if any problem constants have negative constants on the right side, multiply both sides by -1 to obtain a constant with a non-negativity constant. Remember to reverse the direction of the inequality if the constant is an inequality। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक, ये आपका एक इनइक्वालिटी दी हुई है, ये सिलेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये दैट इज x1 + 5 x2 + 2 x3 लेस देन इक्वल टू -20। जो एलपीपी का जनरल फॉर्म होता है वहां पर ये कहलाता है bm, मतलब कि हम यहाँ पर एक ही है तो हम b1 मान लेते हैं, तो ये bm की वैल्यू है। बट अकॉर्डिंग टू आवर नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस इट शुड नॉट बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। अगर राइट साइड में कभी भी जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उनके राइट साइड में कभी भी माइनस आता है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 इन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन के दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट विल बिकम हियर,
x1, so it will become minus x1. 5x2 plus, so here minus 5x2 plus 2x3, so here minus 2x3, and here minus 20, here plus 20. Now अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, डोंट फॉरगेट, क्या ये रहा, remember to reverse the direction of the inequality if the constant is an inequality. अगर इनइक्वलिटी का कांस्टेंट है तो उसमें जो हमारा सिंबल है उसको रिवर्स करना मत भूलिए। यहाँ पर देखिए क्या था, लेस देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब हम when we multiply by -1, so we reverse the inequality. It means if the sign is less than equal to, then it will become after multiplying the -1 that is greater than equal to. देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था, जब हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। आगे सेकंड, इंट्रोड्यूस ए स्लैक वेरिएबल फॉर ईच कांस्टेंट ऑफ द फॉर्म लेस देन इक्वल टू। अब कह रहा है कि अगर आपका लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, then you will introduce the slack variable, that is s1, s2, s3. It means that much you have your subject to constant. आपके जितने subject to constant होंगे उतने आप slack variable introduce करेंगे. If introduce a surplus variable and an artificial variable in each greater than equal to constant. अगर if your constant is like greater than equal to, then you will introduce an artificial variable and surplus variable. Let us see point number 2. In the case of greater than equal to, you have to introduce subtract surplus variable and add artificial variable. ये यहाँ पर दिया हुआ है. And we have also seen in the example this. हमने यहाँ पर भी ये देखिए इक्वेशन, ये एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर भी देखा, वो हमने टेबल में भी दिया हुआ है, और हमने ये यहाँ पर जो स्टेप वाइज प्रोसेस है हम उसमें ये चीज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक, नाउ इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन ईच इक्वल टू कांस्टेंट. तो हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इक्वल टू के केस में वी विल इंट्रोड्यूस ए आर्टिफिशियल वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल ए add -a to the objective function, use the same constant m for all artificial variable. कह रहा है कि अगर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ma इंट्रोड्यूस करना है. ये यहाँ से ma इंट्रोड्यूस करना है, उसमें चाहे जितने भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल हो सबको m के साथ ही इंट्रोड्यूस करना है. मतलब इफ you have 3 subject to constant, suppose that you have 3 subject to constant and you have introduced 3 artificial variables, that is a1, a2 and a3. Then you will introduce in the objective function these artificial variable with same m, means ma1, ma2, ma3. Let us see the example this. यहाँ पर देखिए, here we have 2 subject to constant, that is 2x1 plus x2 minus s1 plus a1. Here x1 plus 2x2 minus s2 plus a2. But in the objective function we have introduced both the artificial variable, that is a1 and a2 with same coefficient m. हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को सेम लिया है, वो क्या है, m. ठीक, अब हमें करना क्या है, एक्चुअली क्या करना होता है कि हमने बताया था कि इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए लेते हैं. ठीक, कैलकुलेशन पर्पज के लिए लेते हैं. जब हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम इसको हटा देते हैं. नाउ key step for solving a problem using the BigM method. Now that we have learned the procedure for finding the modified problem for a linear programming problem, we will turn our attention to the procedure for actually solving such problems. The procedure is called the BigM method. ठीक,
तो जो ये बिगम मेथड कहलाती है उसका प्रोसीजर क्या है? बिगम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फॉर्म द प्रिलिमिनरी सिंप्लेक्स टेबल फॉर द मॉडिफाइड प्रॉब्लम। सिमिलर भाई देखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दी है तो उसको फॉर्मुलेट कीजिए, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन आपको प्रिलिमिनरी सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करना है, ठीक, मॉडिफाइड प्रॉब्लम के साथ। मॉडिफाइड प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जो आर्टिफिशियल या सरप्लस वेरिएबल ऐड किए हैं उनके साथ आपको एक जो सिंप्लेक्स टेबल है वो फॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू टेबल जस्ट लाइक दिस, ठीक, इनिशियल टेबल। ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपके कोफिशिएंट हैं इसके सीजे वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, और ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो आपको एक जो है ये टेबल फॉर्म करनी है, ठीक। तो आपको सिंप्लेक्स टेबल का एक फर्स्ट वो जो है प्रिलिमिनरी टेबल फॉर्म करें। नाउ यूज रो ऑपरेशंस टू एलिमिनेट द एम्स in the bottom row of the preliminary simplex table in the column corresponding to the artificial variables. The resulting table is the initial table. अब हमको क्या करना है कि धीरे धीरे करके जो हमारे पास रो और कॉलम है उनमें से सॉल्व करके m को हटाना है, m को हमें एलिमिनेट करना है। लेट अस सी, ये देखिए जो ये m है इनको हटाना है, और ये जो A1 और A2 है इनको हमें रिमूव करना है, ठीक। तो हमें इनको रिमूव करने के लिए डिक्टो सेम सारी प्रोसेस वही करनी है जैसा कि हम अभी तक सिंप्लेक्स मेथड में करते आ रहे हैं। सॉल्व द मॉडिफाइड प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग द सिंप्लेक्स मेथड टू द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फाउंड इन द सेकंड स्टेप। जो हमने सेकंड स्टेप में टेबल निकाली है उसको हम डायरेक्टली जो सिंप्लेक्स मेथड हमारा उसके जरिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक। नाउ relate the optimal solution of the modified problem to the original problem। अब जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा उसको हम अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन से मैच करेंगे, उसको रिलेट करेंगे। नाउ व्हाट आर द कंडीशन? इफ द मॉडिफाइड प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास मॉडिफाइड सॉल्यूशन मतलब कि जो हम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो सॉल्यूशन निकाला है अगर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता है तो इसका मतलब कि जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर जीरो, अगर सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमारे जीरो हो जाते हैं, लेट अस सी, यहाँ पर देखिए ये A1 A2 जैसे यहाँ पर MM है और हम इसका लास्ट में देखें तो इनकी कुछ वैल्यू आएगी दैट इज ये 600 500। अगर ये हमारे पास जीरो हो जाते हैं जैसे हमारी ये देखिए हमने ये A1 A2 को रिमूव किया है तो यहाँ पर X1 X2 आ गया है, ठीक। अगर हमारे पास इफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर जीरो इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द मॉडिफाइड प्रॉब्लम, हमारी जो मॉडिफाइड प्रॉब्लम है उसमें सभी वेरिएबल्स जीरो हो जाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, delete the artificial variable to find an optimal solution to the original problem। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें से हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटा देंगे मतलब कि हमें उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, इफ एनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर नॉन जीरो इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ एनी आर्टिफिशियल, अब अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन जीरो है तो हमारे पास द ओरिजिनल, तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारे पास उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, ठीक। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो गई हमारे पास बिगम मेथड को सॉल्व करने की। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, इसका क्या स्टेप्स है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये डिक्टो सेम हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड था वैसा ही है, बट इसमें से जो हमारे पास वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। जैसे हम वहां पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे
यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, वहां पर हम सिलेक्ट वेरिएबल को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे, एंटरिंग वेरिएबल और एग्जिट वेरिएबल। हम यहाँ पर इनको रिमूव कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को। तो ये आपका बिगम मेथड का पूरा हो गया। और अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। और हाँ, चैट सेक्शन में आप लोग अपना नाम लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। जितने भी लोग हैं अटेंडेंस चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। नाम इसका याद है, अक्षत कुमार, अभय राज जोशिया, हर्ष यादव, अक्षत कुमार, उसके बाद है अभय राज जोशिया हो गया, हर्ष यादव। नेक्स्ट वन इज दीप्ति शर्मा, इसका श्रीवास्तव, इसका दीप्ति। दीप्ति के बाद आयुष सोनकर, ईशा पांडे, पांडे। बस हो गए। और कोई है जो इसमें लिखे हैं चैट सेक्शन में, वो मैंने सारे लगा दिए हैं। एक मिनट, अंजलि पांडे अभी थी, अदिति, अक्षय, अभय, यस सर। अनामिका, अनुष्का, आर्या, अंजलि। अंजलि कुछ नाम से था, अंजलि करके था कुछ। अंजलि पांडे। अंजलि पांडे अभी आई थी बच्ची वो, अंजलि पांडे। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। ये हमने बिगम मेथड के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसका पूरा न्यूमेरिकल बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले एक अपने कॉपी में या किसी पेपर में सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हमने सिंप्लेक्स मेथड को बताया था। एक एक स्टेप पूरा सॉल्व करके अब फिर वो चीज़ हम आपको उसमें पीपीटी के जरिए फिर हम उसको समझाएंगे।
तो आज की क्लास बस यहीं तक, और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। If someone has query, ask either by chat section or voice. और हाँ, आपके एग्जाम, ये नोट्स प्रोवाइड, सर इसके नोट्स प्रोवाइड होंगे? बेटा मैं डेली के डेली उसमें सेंड तो कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, क्लासरूम में करते हैं, सॉरी सर, आई मिस्टेक। Okay. आपके एग्जाम सितंबर में है, तो इस सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बेटा पूछ लो ना, अगर जैसे कभी हो कोई भी क्वेरी हो तो बता दो। अगर जब भी तुम्हें अगर ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो हमें लगभग 4 या 5 बजे के बाद कभी कॉल कर लेना, या अभी वीडियो से चैट के जरिए जो भी हो तो पूछ लेना। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे तुम्हारे पास, यस तो सर। एक बार पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर हम कोई डाउट है और हमें ये पूछना है, तो मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, तो फिर उस हिसाब से पूछ लेना। किसी को भी इस तरह से हो, जैसे एक बच्ची और थी अभी, उसने भी बताया उसकी तबीयत खराब थी, वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो उसका था कि उसको कोई डाउट है तो वो भी चाहे तो पूछ यस सर, सकती है। सेम प्रॉब्लम है, तबीयत की वजह से बीच में क्लासेस थोड़ी मेरी छूट गई हैं, तो चीजें काफी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसे अगर 2-4 बच्चे हों तो आप बता दीजिएगा, एक टाइम अपना डिसाइड कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, या तो फिर आप लोग इकट्ठा बता दीजिएगा, तो मैं अपना एक टाइम दे दूंगा, तो सारे बच्चे उस समय इकट्ठे होकर के एक पूरा सेशन हम इसी के लिए रखेंगे पूरा। ओके सर, ओके सर। हाँ, अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं आप सब लोग इकट्ठा करके रख लीजिए, तो फिर हम वो 1 बाय 1 सबकी सॉल्व करेंगे फिर वो। ओके सर, ओके, थैंक यू हाँ सर। क्योंकि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो ये सर न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर रहा है, बाकी थ्योरेटिकल तो समझ में आ रहा है, बट न्यूमेरिकल में कुछ चीजें डाउट क्रिएट कर रही। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो इसका एग्जाम आएगा तो उसमें 60-40 या 70-30 का रेशियो रहेगा न्यूमेरिकल थ्योरी का। तो ओके सर। हाँ, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज़्यादा आएंगे उसमें, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट में है वही थ्योरी है, बाकी सब जो न्यूमेरिकल है उसी से थ्योरी बन के भले ही 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बाकी आएगा न्यूमेरिकल ही उसमें। तो इसी वजह से हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी बची रहे। आपको जितना भी पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। पहले सबसे पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे, और इसके बाद हम पूरे सेशन का फिर उसमें डिस्कशन के लिए भी रखेंगे हम कुछ सेशन, लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन पूरा। उसमें जितनी भी किसी भी यूनिट की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, आप कंसल्ट कर लीजिए, या आपके पास जब भी हो तो आप मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस समय पे आप मुझसे कंसल्ट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे एक बार पहले टाइम ले लीजिए, फिर आप जो है पूछ लीजिएगा। ओके सर, ओके। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सी यू टुमारो। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।